हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज सुपर डुपर इजी एंड द चैप्टर नेम इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। तो यही पढ़ा है हमने अभी तक। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें भी चाहिए, मतलब एनिमल्स को भी इसकी ज़रूरत है, प्लांट्स को भी इसकी ज़रूरत है, और इसी प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है और हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में कहाँ पर एनर्जी चाहिए? प्लांट्स में एनर्जी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट्स में एनर्जी चाहिए वाटर और मिनरल्स को और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो प्लांट के अंदर चल रहे हैं, तो उस हर एक प्रोसेस के लिए प्लांट को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी आती है रेस्पिरेशन से। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर बना था, कब बना था? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्लूकोज बना था, अब उस ग्लूकोज के ऊपर प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो वही ऑक्सीजन जो उन्होंने रिलीज की थी जब फोटोसिंथेसिस हुई थी। तो एक बार मुझे लगता है कि हमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिख लेनी चाहिए। सो इट इज व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे combine with each other in the presence of sunlight and chlorophyll. So this leads to the formation of glucose plus oxygen is released. तो ये जो ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीजन यहाँ पर प्लांट्स अब क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो अब जब ये ऑक्सीजन ग्लूकोज के ऊपर एक्ट करेगी तो यहाँ पर रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एक्टिविटीज़ है ना प्लांट्स और एनिमल्स में, ये चलती रहती हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जनरली दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और उस फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन निकलती है उसका बहुत ही कम अमाउंट प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने लिए एनर्जी रिलीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रात के टाइम क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि सनलाइट नहीं है। तो उस टाइम पर प्लांट्स बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं टू ब्रेक दिस ग्लूकोज इनसाइड देम एंड टू रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसे एनर्जी करेंसी भी बुलाया जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्लियर? सो आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन का, अब जैसे हम फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिएक्शन लिखते हैं, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन का रिएक्शन या इक्वेशन लिखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो करना क्या है, आपको रिवर्स कर देने हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स थे अब वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हो जाएंगे और जो रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। बहुत सिंपल। तो यहाँ पर ग्लूकोज C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज विल कंबाइन विद ऑक्सीजन and it will release carbon dioxide plus water, and a lot of energy is released in the form of ATP, ठीक है। तो ATP हम बोल तो काफ़ी देर से रहे हैं। what is the full form of ATP? it is adenosine triphosphate, correct?
सो याद रहेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना रेस्पिरेशन का, वो ऐसे एक रिएक्शन में कंप्लीट नहीं होता है। सो देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जिसमें ये ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, दैट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो अब ये जो ब्रेक डाउन है ये मल्टीपल स्टेप्स में होता है, जिसमें पहला स्टेप रहता है ग्लूकोज, सॉरी नॉट ग्लूकोज बट ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको का मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, जो वही ग्लूकोज जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस में बनाया था, अब ये क्या करेंगे, अब ये उस ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देंगे। सो दैट स्टेप इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस, और ये सेल में होता है साइटोप्लाज्म में। एंड देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू रिमेंबर इज दैट दिस स्टेप डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। तो इस स्टेप को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये वो स्टेप है, ये वो स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का जो एरोबिक कंडीशंस में भी होता है और एनारोबिक में भी। सो दिस स्टेप, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इज अ कॉमन स्टेप इन एरोबिक एज वेल एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक हमें पता है, एरोबिक जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, और एनारोबिक जहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है जो दोनों में हमें देखने को मिलेगा। देन द नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ग्लूकोज ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लूकोज जब ब्रेक होगा तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन का एक कंपाउंड है, तो मतलब दिस इज C6 कंपाउंड। जब ये टूटेगा इनटू पायरुवेट तो पायरुवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो मतलब कि एक ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे, सोचो, ये 6 है ये 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर हो गया, सिंपल। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज क्रैब साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बुलाते हैं, क्योंकि उसके बीच में ये जो पूरे एक साइकिल है ना, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। वैसे ही ग्लूकोज जब पायरुवेट बनता है तो ये जो पूरा स्टेप है ना, ये ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है। तो यहाँ पर 10 अलग अलग इंटरमीडिएट्स बनते हैं या 9 अलग अलग इंटरमीडिएट्स बनते हैं और तब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज क्रैब साइकिल, उसमें भी मल्टीपल स्टेप्स है, मल्टीपल इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कुछ कुछ स्टेप्स पे एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन वो हम आज नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस फॉर क्लास 9, ठीक है। तो हम बस ये समझेंगे कि जब ये पायरुवेट जो है, पायरुवेट अब क्या करेगा फर्दर, ये कहाँ पर बना है, साइटोप्लाज्म में सेल के, तो ये पायरुवेट एंटर हो जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एंटर हो जाएगा तब अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, यहाँ पर वाटर भी बनेगा और यहाँ पर खूब सारी एनर्जी का भी रिलीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म में और क्रैब साइकिल हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेल क्या बुलाते थे हम उसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, वेरी गुड। तो ये जो पावर हाउस ऑफ द सेल है ना, इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि अब पायरुवेट जब जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो अब यहाँ पर खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी इस पायरुवेट से। सो दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब ये तो पहला कैरेक्टरिस्टिक था या पहला स्टेप था रेस्पिरेशन का। अब इसमें जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज एंजाइम। तो यहाँ पर सूटेबल एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है ताकि
जो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथली स्टेप्स में चलता रहे। तो एंजाइम्स, पर्टिकुलर या सूटेबल एंजाइम हमें चाहिए। अब उसके बाद फाइनली यहाँ पर रिलीज होती है एनर्जी, दैट इज़ ATP। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है ग्लूकोज, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर ये कोई एक स्टेप में नहीं हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो अब यहाँ पर एनर्जी बनेगी। अब कुछ जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी, मतलब हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो बाकी की एनर्जी है वो ATP की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब हमें एनर्जी चाहिए, तो प्लांट को एनर्जी चाहिए, तो प्लांट जो है वो इस ATP को यूज़ करेगा अपना काम करने के लिए। लेकिन जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये ATP से ADP बन जाएगा। तो जैसे ये था एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सो दिस इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या बुलाएंगे हम इसको, डाइफॉस्फेट। तो ये हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब कि यहाँ से ना एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया। अब जब फिर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो इसी ADP में एक और फॉस्फेट जुड़ जाएगा और ये ATP बन जाएगा। तो मतलब कि ATP है, ATP क्या करेगा, जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो यही दोनों फिर से आपस में मिलकर ATP बना देंगे, विच इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और जितनी भी एक्टिविटीज़ एक प्लांट के अंदर हो रही हैं, इनफैक्ट एनिमल्स में भी होती हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। तो सिंपल था अभी तक समझना, कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए आपको रेस्पिरेशन के। कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिज्म काफ़ी सुना है, आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, मतलब फिट रहना तो आजकल एकदम ट्रेंड में है, ठीक है। बहुत लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारा खुद को फिट रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पर आती हैं कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर 2 स्टेप्स होते हैं। अब मेटाबॉलिज्म जो है ना उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, एना मतलब कुछ किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज़ बनाना, मतलब कोई छोटे छोटे पीसेस हैं, इनसे मिला के एक बड़ा सा एक पीस बना देना। सो दिस मीन्स एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या है, ये एक बायो सिंथेटिक प्रोसेस है, राइट। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर चीज़ें ना बन रही हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलकर कुछ एक बड़ी सी चीज़ बन रही है। तो इस स्टेप को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी की ज़रूरत है। सो ओवर हियर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, राइट। दूसरा स्टेप होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म इट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन, और दीज आर द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। सो ये डिस्ट्रक्टिव हैं या फिर ये ब्रेक डाउन वाली एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यही एक बड़ी सी चीज़ जो कंस्ट्रक्ट हुई थी, अब हम इसको छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देंगे। तो आपको याद है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ह्यूमंस में, तो वहाँ पर क्या था कि हम खाने को ले रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं, अब वो ना काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जैसे स्टार्च की फॉर्म में है ना। तो अब स्टार्च से एनर्जी हम डायरेक्टली रिलीज़ नहीं करा सकते, तो इस स्टार्च को ब्रेक किया जाता था इनटू स्मॉलर एंड द सिंपलर पीसेस, दैट इज़ ग्लूकोज। सो ये जो स्टेप है जहाँ पर एक बड़ी सी चीज़ को तोड़ के कुछ छोटा छोटा बनाया जा रहा है, तो उसे हम बुलाएंगे क्या, उसे हम बुलाएंगे कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये वो एनर्जी है जहाँ पर ये वो एक्टिविटी है जहाँ पर एनर्जी इज गिवन आउट,
ठीक है। तो इसका मतलब है कि दो एक्टिविटीज हो रही हैं मेटाबॉलिज्म के अंडर, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में चीजें बन रही हैं, तो जब चीजें बन रही हैं ना तो वहां पर एनर्जी का यूज हो रहा है, तो मतलब कि एनाबॉलिक एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और दूसरी तरफ जब कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो चीजें ब्रेक हो रही हैं, तो इन दैट केस हमें चीज़ें जब ब्रेक हो रही हैं तो उनसे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अगर अब मैं आपसे पूछूं ये बेसिक स्टडी करने के बाद कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप क्या बोलोगे? तो रेस्पिरेशन बेसिकली एक ब्रेक डाउन का प्रोसेस है जिसमें लिविंग सेल्स ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज है, दे रिलीजेस एनर्जी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और खूब सारी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। सो रेस्पिरेशन इज व्हाट टाइप ऑफ अ प्रोसेस? इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस इन आवर बॉडी। क्लियर? तो अगर मैं एक बार आपको क्विक रिकैप दिखाऊं तो ये हो गया हमारा सेल। सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमने न्यूक्लियस दिखा दिया। इसके अंदर ये डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल है जिसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया है, ठीक है। तो होगा क्या कि जब भी ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोज पहले यहाँ पर आएगा, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। तो कहाँ पर हो रहा है ये सारा स्टेप? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। अब ये पायरुवेट यहाँ पर जाएगा इन माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पर रिलीज होगी एनर्जी, ठीक है। सो बस यही है वो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वाला स्टेप, राइट। सो आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे एंड द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, बस ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, आंसर आप बताओगे, ओके। सो ग्लूकोज इज अ प्रोसेस, नॉट ग्लूकोज, सो ग्लाइकोलिसिस इज अ प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। तो यहाँ पर क्या ग्लाइकोजन को हम ग्लूकोज में तोड़ रहे हैं? कैसा प्रोसेस था? नहीं, तो यहाँ पर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं into pyruvate. Clear? So this statement is wrong. Then it occurs, which occurs in mitochondria. तो नहीं, ये कहाँ पर होता है? ये सारा स्टेप होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। Clear? The next is in which glucose is broken down into pyruvate. So this is a correct step. Sorry, an option, correct? Now that occurs next to Krebs cycle. So no, पहले ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस के बाद होगी क्रेब्स साइकिल। तो अब यहाँ पर जितने भी पायरुवेट बने हैं ग्लाइकोलिसिस में वो एंटर होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और माइटोकॉन्ड्रिया में होगी क्रेब्स साइकिल। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। The next is a very important to understand is difference between respiration and burning. तो respiration और burning में क्या डिफरेंस है? तो देखो, दोनों ही एक ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है, लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है? बॉडी के सेल्स के अंदर, मतलब लिविंग सेल्स के अंदर। तो ये एक तरह का सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। वहीं पर बर्निंग मतलब आपने किसी चीज़ को जलाया, क्या वो जलने का प्रोसेस किसी सेल के अंदर हो रहा है? नहीं। सो दिस इज अ बर्निंग इज अ नॉन सेलुलर प्रोसेस। द नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, इट अकर्स एज एट बॉडी टेम्परेचर। तो जितना भी ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे होता है, मतलब जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस और प्लांट्स में जो उनका बॉडी टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर पे ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम बर्निंग की बात करें तो आग के पास जाते हैं तो एकदम गर्म सा फील होता है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तभी बर्निंग का प्रोसेस हो सकता है। द नेक्स्ट इज इट अकर्स इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में। हमने पढ़ा है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है, तो ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज ने क्या किया? ग्लूकोज गया साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में जाके ये कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में, और यहाँ पर ये जो प्रोसेस है जहाँ पर ग्लूकोज पायरुवेट में
कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर 10 स्टेप्स रहते हैं, ये एकदम से ग्लूकोज से पायरुवेट नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद यही पायरुवेट एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ पर क्रैब साइकिल होती है और यहाँ पर रिलीज होती है एनर्जी अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर भी ये जो पूरा साइकिल है क्रैब साइकिल, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं जिनसे होकर हर स्टेप पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कहीं पर वाटर निकलेगा और कहीं पर एनर्जी रिलीज होगी। सो दिस अकर्स इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। वहीं पर बर्निंग जो है ना वो एक सिंपल सा एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है। देन रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। तो हमने पढ़ा है कि सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक रेस्पिरेशन का क्या था कि दैट वी नीड अ पर्टिकुलर एंजाइम। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ोगे, आप क्रैब साइकिल पढ़ोगे, तो आप हर एक प्रोसेस को जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि हर एक स्टेप में जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा है 10 स्टेप्स हैं जिससे ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, तो हर एक 10 स्टेप्स में यहाँ पर 10 एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, तब कन्वर्जन होती है ग्लूकोज की पायरुवेट में। तो यहाँ पर एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन वहीं पर बर्निंग में सिर्फ हीट की ज़रूरत है, राइट। तो बर्निंग को हम कंबशन भी बुला सकते हैं, ओके, राइट। तो चलो आगे देखते हैं। तो अब अगर फिर से रेस्पिरेशन की बात करें ना, तो रेस्पिरेशन एक तरह से एक बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस है, तो हम इसे बायोकेमिकल प्रोसेस बुलाएंगे। वहीं पर बर्निंग एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। देन एनर्जी इज लिबरेटेड एज ATP एंड सम हीट। तो जितना भी एनर्जी लिबरेट हो रही है इन रेस्पिरेशन तो वो हीट की फॉर्म में है और मेजरली वो ATP की फॉर्म में है, और यही ATP हम लोग यूज़ कर रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं। देन बर्निंग की अगर हम बात करें तो जितनी भी एनर्जी लिबरेट हो रही है वो हीट की फॉर्म में, और वो जो गर्म आपको फील होता है आग के पास जाने में, उसके साथ साथ वहाँ पर एक और चीज़ होती है, कौन सी? लाइट, राइट। देन रेस्पिरेशन में नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर कोई लाइट एनर्जी नहीं है, लेकिन बर्निंग में लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, राइट। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट है, किसी स्टेप में डाउट है, प्लीज़ आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, करेक्ट, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ रेस्पायरिंग प्लांट के पार्ट्स। तो क्या रेस्पिरेशन का मतलब है कि एक लीफ है, एक लीफ में वो छोटे छोटे पोर्स हैं और इन पोर से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी? क्या यही एक स्टेप है या एक इनलेट है या एक जगह है जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही है? सो नो, रेस्पिरेशन 3 इनलेट से होती है। एक तो है स्टोमेटा, तो ये मैंने इसी स्टोमेटा का एक एनलार्ज्ड वर्जन यहाँ पर बताया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये स्टोमेटा ओपन होगा तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी और सेल्स रेस्पायर करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। इसके साथ साथ लेंटिसेल्स, जो स्टेम होती है प्लांट्स की, स्टेम के ऊपर कुछ ऐसे ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टेम्स के ऊपर बुलाते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स से भी रेस्पिरेशन होता है। देन जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, तो रूट्स से भी रेस्पिरेशन होता है। रूट्स में भी दे टेक इन ऑक्सीजन और रूट्स दे ऑल्सो रेस्पायर। तो अगर हम प्लांट्स को देखें ना तो कोई एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, जैसे हमने ह्यूमंस में पढ़ा है कि लंग्स हैं, फिर बड़ी सारी ट्यूब्स कनेक्टेड हैं साथ में, लेकिन यहाँ पर ना हर एक प्लांट पार्ट जो है, एक तो इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम है क्योंकि ये मूव नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ना डिफ्यूजन, सेल टू सेल डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही गैसेस का ट्रांसफ़र हो जाता है। एक सेल से दूसरे सेल को जाएगी और ऐसे ही गैसेस ट्रांसफ़र होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ प्लांट्स एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई प्लांट या सीड प्लांट करते हैं, मतलब जब भी हमारे पास कोई प्लांट्स हैं या सीड्स हैं, जब हम उनको सॉइल में लगाते हैं ना, तो उसके बाद हम रेगुलरली उस सॉइल को प्लो करते हैं, ठीक है, उसकी टिलिंग करते रहते हैं ताकि जो सॉइल है वो लूज रहे और रूट्स ब्रीद कर पाएँ, तो रूट्स रेस्पायर कर पाएँ। देखो, जब
सॉइल बहुत टाइट होगी तो वहाँ पर एयर स्पेसेस नहीं होंगे, एयर स्पेसेस नहीं होंगे तो रूट्स को एयर नहीं मिलेगी, क्योंकि हर एक प्लांट पार्ट खुद से रिस्पायर करता है, कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो इसलिए जो रूट्स होती है ना वो रिस्पायर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से ना एक प्लांट मर जाता है। तो हमेशा एक प्लांट या एक फार्मर जो है या एक गार्डनर जो है वो मिट्टी को ना लूज़ करता रहता है ताकि वहाँ पर एयर स्पेसेस बने, वहाँ पर एयर जाए और जो रूट्स हैं प्लांट की वो ऑक्सीजन लेते रहें और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते रहें, तो वहाँ पर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एकदम स्मूथ चलता रहे। और दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर मिट्टी बहुत टाइट होगी तो वहाँ पर वाटर क्लॉगिंग हो जाएगी और उससे रूट्स ख़राब हो जाएंगी, तो हमारे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। करेक्ट। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट है प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ें। रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट। तो रेस्पिरेशन दिन में और रात में जब होती है तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो देखो, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी ना, अब इसके लिए गैसेस इन्वॉल्व हैं। तो दिन के टाइम एक ऐसा प्रोसेस है जो रात को नहीं होता है, कौन सा है? दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो दिन के टाइम क्या होता है कि जब स्टोमेटा खुलता है, जब ये पोर्स ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो जब अगर आप एक दिन में पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हो तो उस टाइम पर ऑक्सीजन आपको खूब सारी मिल रही है, क्योंकि प्लांट खूब सारी ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और साथ ही वो जो हवा के साथ वो जो ट्रांसपिरेशन भी हो रही है तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? रात के टाइम ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये कुछ उल्टा हो जाता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप पेड़ के नीचे सोओगे तो क्या होगा? पेड़ के नीचे सोने से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और हो सकता है कि आप ब्रीद ना कर पाओ। ठीक है, तो पहले ये बोला जाता था कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को पेड़ में भूत होते हैं। तो भूत नहीं होते हैं, बट दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉट अ ब्रीदिंग गैस फॉर अस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो चलो आगे बढ़ें। सो नाउ कमिंग ऑन टू द टू काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो दो तरह की कौन सी रेस्पिरेशन है? सो द वन इज एरोबिक एंड अनदर वन इज एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन जहां पर ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इनटू व्हाट? यहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत होगी और कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर and a lot of energy is released. So around 38 ATP molecules are released during aerobic respiration. ठीक है, लेकिन वहीं पर अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसे हम ऑक्सीबायोटिक रेस्पिरेशन भी बुलाते हैं। ठीक है, वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन जहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। सो इट इज C6H12O6. सो देयर विल बी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बनेगा इथेनॉल C2H5OH plus carbon dioxide is released and a very little amount of energy is released. तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हुआ तो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ ग्लूकोज का और एनर्जी भी बहुत कम यूज़ हुई। तो कोई भी प्लांट का पार्ट है ना, वो टेम्परेरीली वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टाइम पर उसको जीना पड़े एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो वो नहीं जी सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इट इज़ फार लेस दैन वॉट इज़ रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो उसको जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होगी, तो फाइनली वो प्लांट या वो प्लांट पार्ट मर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है या जो प्रोसेस है वो हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम बुलाते हैं एनॉक्सी, विदाउट ऑक्सीजन कुछ बायोटिक प्रोसेस। ठीक है, और द रेस्पिरेशन। तो ये जो पूरे स्टेप्स हैं ना, ये बहुत सारे मतलब
बहुत सारे प्लांट पार्ट्स में होते हैं लेकिन टेम्परेरीली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे बैक्टीरिया, वो एंटायरली एनारोबिक रेस्पिरेशन पर ही डिपेंड करते हैं, मतलब उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती ही नहीं है, तो वो जी सकते हैं। लेकिन वो पार्ट्स जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर रेस्पिरेशन, दे कैन नॉट respire, they cannot live for longer period of time in the absence of oxygen. So let us now understand the difference between aerobic and anaerobic respiration. तो एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, और एक ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। नाउ हियर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। इन केस ऑफ एरोबिक जो ग्लूकोज है दैट इज C6H12O6, वो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू इथाइल एल्कोहल, और जो कि एक इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन है। The next is the end products are carbon dioxide and water. Over here the end products are ethyl alcohol and carbon dioxide. तो ये वही चीज़ें हैं जो हमने रिएक्शन के फॉर्म में अभी पढ़ी थी। The next is energy is liberated in large quantities. तो यहाँ पर कितने molecules पढ़े थे हमने, that is 38 ATP molecules. और in case of anaerobic respiration, energy is liberated in less quantity, that is just 2 ATP molecules are formed, right? तो रिएक्शन को याद करो जो हमने अभी किया था, पढ़ा था। ओके, सो नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो नॉर्मली थ्रू आउट लाइफ चलती है इन केस ऑफ प्लांट्स, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो टेम्परेरीली होती है जब कहीं पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है या फिर सफिशेंट अमाउंट में नहीं पहुँच पा रही है। तो प्लांट्स के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन टेम्परेरीली होती है। क्लियर? लेट अस नाउ टेक अप सम एक्सपेरिमेंट्स। तो जब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं ना, तो दो चीज़ें अब हमें समझना इंपॉर्टेंट हो गई हैं। पहली चीज़ इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड सेकंड इज़ द कंट्रोल सेटअप। दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों ना ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब जो भी हमारा सेटअप है, जो हमने सेटअप बनाया है वो सेम रहेगा एक्सेप्ट एक चीज़। तो मान लो हम यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि जब प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ना सब कुछ नॉर्मल रख देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी आएगी प्लांट को, बाकी सारी कंडीशंस भी नॉर्मल रहेंगी। लेकिन कंट्रोल में यही एक चीज़, यहाँ पर कंट्रोल सेटअप में हम ऑक्सीजन ही लिमिटिंग बना देंगे, मतलब प्लांट को ऑक्सीजन मिलने ही नहीं देंगे। तभी तो हमें डिफरेंस समझ आएगा ना कि एक्सपेरिमेंटल में ऑक्सीजन आ रही है और कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो क्या एक्चुअली फ़र्क पड़ रहा है एक प्लांट को या नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ डिफ़र करती है और वो वही चीज़ होती है जिसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसको प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। तो अब शुरू करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के साथ। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये प्रूव करना है कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज़ होती है, मतलब ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने दो सेटअप लिए हैं, सेटअप ए और सेटअप बी। ऑलमोस्ट सेम है, एक एक्सपेरिमेंटल है, एक कंट्रोल है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ना हमने कोनिकल फ्लास्क ली हैं दो, और दोनों कोनिकल फ्लास्क में हमने वेट कॉटन डाल दी है। फ़र्क ये है कि जब हमने सेटअप ए, जो हमारा सेटअप ए है, उसमें हमने जर्मिनेटिंग सीड्स डाले हैं, और जो सेटअप बी है उसमें हमने डेड बीन्स डाले हैं, या फिर वी कैन से बॉइल्ड सीड्स डाले हैं, ठीक है। तो ये जो सीड्स है ना, इन दोनों को हमने वेट कॉटन पर रख दिया है। अब क्योंकि जो बॉइल्ड सीड्स हैं बॉइलिंग के बाद ये डेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने एक एंटीसेप्टिक डाल दिया है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए इन सीड्स के ऊपर। अब हमने फाइनली क्या किया, दो टेस्ट ट्यूब्स ली, दोनों को सस्पेंड कर दिया इनटू दिस कोनिकल फ्लास्क और इनमें डाल दिया सोडा लाइम। क्लियर? अब यहाँ पर क्या है कि हमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है रेस्पिरेशन में, हमें ये बात को प्रूव करना है।
तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों सेटअप को बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे, कि अब कॉर्क फिट कर देंगे ताकि अब एयर अंदर या बाहर ना जा सके। और दोनों से हमने डिलीवरी ट्यूब्स ली हैं और वो हमने एक और बीकर में उनको कनेक्ट करा दिया है जिसमें पानी है। तो बेसिकली वो डिलीवरी ट्यूब्स को हमने पानी में डिप कर दिया है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डिलीवरी ट्यूब जो ए से कनेक्टेड है ना, उसका वाटर लेवल ज़्यादा राइज हुआ है और बी में कम है। सेटअप ए में हुआ क्या है, सेटअप ए में थे जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जर्मिनेटिंग सीड्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया। तो ये जो ऑक्सीजन यूज़ हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई है यहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस में, ठीक है। लेकिन बी में थे डेड सीड्स, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यूज़ नहीं हुई है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड थी अब वो सारी की सारी इस सोडा लाइम ने क्या की है, एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी है एयर में से, तो यहाँ पर पानी जो है डिलीवरी ट्यूब में वो ऊपर की तरफ राइज कर जाएगा। तो अब यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमने एंटीबायोटिक जो कि कार्बोलिक एसिड है। कार्बोलिक एसिड क्या होता है, कार्बोलिक एसिड बेसिकली एक मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का एक मिक्सचर है, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बॉइल्ड सीड्स हैं, डेड सीड्स हैं, तो उनके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस बैक्टीरियल ग्रोथ को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर एंटीबायोटिक का यूज़ किया है। सेकेंड, वाई टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोडा लाइम इज सस्पेंडेड इन ईच फ्लास्क। जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें सोडा लाइम है ना, वो हमने क्यों डाला है, क्योंकि हमने क्या किया था, एक कोनिकल फ्लास्क ली है और इस कोनिकल फ्लास्क में एक टेस्ट ट्यूब डाल दी है जिसमें है सोडा लाइम। तो सोडा लाइम लेने का मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर ले जो रिलीज हो रही है फ्रॉम सीड्स। जब ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर सोडा लाइम लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज व्हाई देयर इज स्लाइट इंक्रीज इन लेवल। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन तो यूज़ हुई नहीं बॉइल्ड सीड में, जो टेस्ट ट्यूब बी थी उसमें ऑक्सीजन तो यूज़ हुई नहीं क्योंकि वहाँ पर तो बॉइल्ड सीड्स थे जो कि डेड सीड्स थे। तो यहाँ पर पानी क्यों राइज हुआ, तो पानी राइज होना नहीं चाहिए था। तो इसके ना दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है इसका कैपिलैरिटी। क्या रीज़न है, कैपिलैरिटी। तो जो ट्यूब है ना, ट्यूब में अब मान लो अगर आप कोक की बॉटल खोलते हो और उसमें स्ट्रॉ डालते हो, तो बिना आपके शक किए यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा पानी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, होगा ना। मतलब कि जो स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ में थोड़ा सा सोडा आ जाएगा या फिर कोक आ जाएगा, राइट। तो यहाँ भी सेम हुआ है, दैट इज कैपिलैरिटी। दूसरा रीज़न ये है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड सारी की सारी यूज़ हो गई और वो सारी एब्जॉर्ब कर ली किसने, सोडा लाइम ने, तो अब यहाँ पर ना एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और इस वैक्यूम के क्रिएट होने से ये थोड़ा सा पुल हुआ है पानी, तो वो बिल्कुल स्लाइट इंक्रीज हमने देखा है वाटर लेवल में इन बी सेटअप, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल सेटअप कौन सा है, तो हमने प्रूव ये करना था कि ऑक्सीजन यूज़ होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो ए सेटअप में क्या हुआ, ए सेटअप में हमने पूरा प्रॉपर देखा कि सीड्स ने ऑक्सीजन को यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की। लेकिन बी सेटअप में ना हमने क्या किया है, डेड सीड्स लिए हैं, तो वो ऑक्सीजन को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन वैसी की वैसी रह रही है। तो अब अगर आप इन दोनों के केस में ना, अगर आप एक बर्निंग पेपर लो, कॉर्क खोलो और दोनों ही कोनिकल फ्लास्क के माउथ पर अगर आप उन दोनों बर्निंग पेपर को लेके जाओ, तो आप देखोगे कि जो सेटअप ए था ना, वहाँ पर ये जो फायर है ना ये बुझ जाएगी, लेकिन बी सेटअप में ना ये फायर नहीं बंद होगी। क्यों, क्योंकि बी में तो ऑक्सीजन भरी पड़ी है और ए में क्या है कि ऑक्सीजन यूज़ हो गई है और अब वहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है जो जर्मिनेटिंग सीड्स ने रिलीज़ की है। सो दिस मीन्स आवर कंट्रोल सेटअप इज बी सेटअप, ठीक है। और देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज वी हैव टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन द जर्मिनेटिंग सीड्स।
तो यहाँ हमने जर्मिनेटिंग सीड्स लिए हैं और बॉइल्ड सीड्स लिए हैं। तो बॉइल्ड क्या होंगे? बॉइल्ड होंगे डेड सीड्स। दोनों में हमने वैसे ही कॉटन ली, वेट कॉटन ली, वेट कॉटन के ऊपर दोनों तरह की सीड्स रख दिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए इस सेटअप को ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पर कॉर्क फिट कर देंगे। तो कॉर्क फिट करने से ये होगा कि यहाँ पर ना एक्स्ट्रा एयर अंदर या बाहर नहीं जाएगी। जो अंदर हवा है वो अंदर रहेगी और वो बाहर नहीं जाएगी, और ना बाहर से अंदर आएगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारे सीड्स हैं ना, वहाँ पर ए सेटअप में, दिस इज सेटअप ए एंड दिस इज सेटअप बी, तो ए सेटअप में क्या होगा कि ऑक्सीजन यूज कर लेंगे ये सीड्स और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, जो एयर है वो वैसी की वैसी रहेगी। ठीक है, सो दैट इज अ मिक्सचर अगेन। अब हमें क्या करना है, कुछ टाइम के बाद हम पहले एक की कॉर्क खोलेंगे। हमने एक ही कॉर्क खोली, तो जैसे ही हम इसको लाइम वाटर के वाली टेस्ट ट्यूब के ऊपर ऐसे टिल्ट करेंगे ना, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है तो वो पहले बाहर आएगी और वो लाइम वाटर को क्या कर देगी, क्या करती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सो ये मिल्की कर देती है लाइम वाटर को। लेकिन जब हम बी टेस्ट ट्यूब को लाइम वाटर के ऊपर पोर करेंगे तो यहाँ पर मिल्कीनेस हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो दिस शोज दैट कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं वही रेस्पायर करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो वी हैव अनदर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो हमने क्या किया है, हमने 4 कोनिकल फ्लास्क्स ली हैं और इनको एक दूसरे से अटैच किया है यूजिंग द डिलीवरी ट्यूब्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बाहर से एयर आ रही है विच इज कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर, वो हमारे ए सेटअप में जाएगी, ए कोनिकल फ्लास्क में जाएगी। ए से एयर जाएगी बी में, बी से जाएगी सी में, और सी से जाएगी डी में, और डी से फाइनली बाहर की तरफ चली जाएगी विद द सक्शन पंप। ठीक है, तो ये हमारा एक सेटअप है। इस सेटअप में हमने क्या किया है, जो ए कोनिकल फ्लास्क है, इवन जो सारी ही कोनिकल फ्लास्क हैं उनमें हमने क्या किया है, कुछ कॉर्क्स फिट कर दी हैं ताकि बाहर से कोई भी एयर अंदर ना आए, ना ही अंदर से बाहर जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर जब इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू दिस फर्स्ट कोनिकल फ्लास्क दैट कंटेन्स KOH सॉल्यूशन, तो अगर से किसी भी तरह से ये एयर कंटेमिनेट हुई कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये KOH सॉल्यूशन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब फर्दर जब यहाँ से गैस पास होगी फ्रॉम ए कोनिकल फ्लास्क टू बी, तो बी में हमने रखा है लाइम वाटर। तो अब यहाँ पर चेक हो जाएगा कि क्या इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। अगर ये लाइम वाटर मिल्की टर्न हो गया, मतलब कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन हमारे केस में कार्बन जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न नहीं हुआ, इसका मतलब इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नाउ बी से अब सी में हमने इस एयर को पास करा दिया, तो सी में थे हमारे पास जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जब एयर जर्मिनेटिंग सीड्स तक पहुंची तो इस एयर में था बहुत सारी ऑक्सीजन। तो जर्मिनेटिंग सीड्स ने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड अब प्रोड्यूस कर दी। अब जब ये एयर फर्दर नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में जाएगी, जब यहाँ से ये एयर जाएगी इनटू दिस सी, ठीक है, तो जो सॉरी नॉट सी बट डी, तो जब डी में जाएगी तो डी में हमने रखा है फिर से लाइम वाटर। अब क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर आएगी इनटू द लाइम वाटर, तो दिस विल टर्न इनटू मिल्की, राइट। सो दिस शोज कि जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाइल रेस्पिरेशन। समझ आई बात, सिंपल था ना समझना। चलो एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सो लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं जब वो रेस्पायर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो रेस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सेटअप लिया है जिसमें हमने एक छोटा सा प्लांट लिया है, छोटा सा पॉटेड प्लांट, और उसको हमने एक बेल जार में डाल दिया है। एंड रिमेंबर दिस हैज़ टू बी कम्प्लीटली सील्ड। ये जो पूरा जार है ना, ये कम्प्लीटली सील होना चाहिए, किसी भी तरह से एयर की कंटैमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से बाहर से एयर अंदर नहीं आनी चाहिए बेल जार में। जो एयर आएगी वो इन डिलीवरी ट्यूब्स के थ्रू ही आनी और जानी चाहिए।
ठीक है। तो हमने क्या किया, बेल जार लिया, छोटा सा पॉटेड प्लांट उसमें डाल दिया, उसको कॉर्क से सील कर दिया अच्छे से, और दोनों तरफ पर हमने दो कोनिकल फ्लास्क फिट कर दिए। पहला कोनिकल फ्लास्क है जिसे हमने ए बोला है, इसमें हम एयर पास करेंगे जो सोडा लाइम से पास होती हुई आएगी। बेसिकली वहाँ पर क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है ना इस एयर में, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। हमें एयर चाहिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, ठीक है। अब जब हम इसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर मिल्की टर्न नहीं होगा। तो इससे हमें एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसमें उसकी जो एयर है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड फ्री है, ठीक है। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड पता है क्यों नहीं चाहिए, ताकि अगर पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रीन प्लांट्स ने ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की है, ठीक है। तो इसलिए जो एयर आएगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको प्रूव भी करना है, इसको कंफर्म भी कर लेना है बिफोर पुटिंग दिस एयर इनटू द बेल जार। तो हमने यहाँ पर लाइम वाटर से पास कराया, लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ ही नहीं, लाइम वाटर एकदम क्लियर रहा। तो अब ये एयर चली जाएगी इनटू दिस बेल जार, ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब इस एयर में ना ऑक्सीजन तो थी ही, तो प्लांट्स ने ऑक्सीजन को यूज़ कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इस डिलीवरी ट्यूब से, मतलब ये जो एयर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पर फ्लास्क बी में जाएगी। तो फ्लास्क बी में हमने फिर से लाइम वाटर रखा है और अब लाइम वाटर जो है वो मिल्की टर्न हो जाएगा। दिस शोज़ कि यहाँ पर जो एयर आई है अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये पहली तो मैंने आपको बता दी है। पहली चीज़ की सेटअप जो बेल जार है ना वो कम्प्लीटली सील्ड होना चाहिए, और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को आप करोगे डार्क कंडीशन में, ठीक है, लाइट में नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि जब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी ना तो ये जो प्लांट है ना ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेगा, स्टार्च की प्रिपरेशन में। तो इसलिए हमें इस पूरे ही एक्सपेरिमेंट को करना है डार्क में। अगर आप डार्क में नहीं कर रहे हो एटलीस्ट इसको पूरा कवर कर दो ब्लैक क्लॉथ से, ताकि किसी भी तरह से इस ग्रीन प्लांट तक लाइट ना पहुंच पाए। समझ आ गई बात? तो सिंपल है, समझ गया कैसे हमें इस एक्सपेरिमेंट को करना है, जहाँ पर हमें ये बताना है कि जब ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और क्यों हम इस सेटअप को हमने डार्क में फिक्स किया है। क्लियर? तो चलें एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो अब हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि जब रेस्पिरेशन होती है ना तो एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन कुछ जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होती है और कुछ होती है हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो एटीपी को तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हीट का हम पता बड़े ही इजीली लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? तो हमें 2 फ्लास्क चाहिए, 2 थर्मस फ्लास्क चाहिए, और हम क्या करेंगे, कुछ सीड्स लेंगे, कुछ बीन सीड्स लेंगे, उनको पानी में सोक करके रखेंगे 24 आवर्स के लिए, फिर हाफ साइड पे निकाल के रख देंगे और हाफ को हम बॉईल कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जब हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो सीड्स हैं ना हमारे सेटअप ए में वो हैं सोक्ड, और यहाँ पर जो हैं वो हैं बॉइल्ड, ठीक है। तो ये जो सोक्ड सीड्स हैं ना हमारे, ये तो लिविंग है, लेकिन बॉइल्ड जो हैं वो हो जाते हैं डेड। क्लियर? तो अब हमने दोनों को डाल दिया, और अब जो थर्मस फ्लास्क है ना उसकी माउथ पे हमने वेट कॉटन वूल भी लगा दी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर पानी भी मिल जा रहा है सीड्स को, ठीक है। और हमने फिट कर दिए दोनों ही तरफ थर्मोमीटर्स, ठीक है। तो दोनों ही फ्लास्क में अलग अलग थर्मोमीटर्स हमने सेट कर दिए। अब क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आप इसको रहने दोगे। अब ये जो सीड्स हैं ना इनको टेम्परेचर भी सही मिल रहा है, इनको पानी भी मिल रहा है, इनको ऑक्सीजन भी मिल रही है, और अब ये क्या करेंगे, ये रिस्पायर करेंगे, ठीक है, ये जर्मिनेट भी करेंगे। तो यहाँ पर
इससे क्या होगा, रेस्पिरेशन से क्या होगा, रेस्पिरेशन से हीट प्रोड्यूस होगी, और ये जो हीट प्रोड्यूस होगी तो जब टेम्परेचर, हीट प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसीलिए जो जर्मिनेटिंग सीड्स हैं उनके, उसका जो थर्मामीटर है उसका मरकरी ज़्यादा राइज कर जाएगा, और जो डेड सीड्स हैं उसका जो मरकरी है ना वो राइज नहीं करेगा। तो दिस शोज कि जर्मिनेटिंग सीड्स जो हैं दे प्रोड्यूस्ड हीट। ठीक है, तो सिंपल था समझना। आगे चलें, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें, बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं। तो इस चैप्टर में ना आपको एक्सपेरिमेंट्स ही हैं जो आपको सब कुछ प्रूव कर देंगे। तो आई होप अभी तक समझ आ रहा है। तो रिमेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप डेड सीड्स को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इन डेड सीड्स को ना एंटीसेप्टिक में वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक में अगर आप वॉश नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, तो यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, और बैक्टीरियल ग्रोथ से भी आपके जो रिजल्ट्स हैं ना वो वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनमें किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ना करे, इसलिए आपको डेड सीड्स को हमेशा ही एंटीसेप्टिक से वॉश करना है। एम आई क्लियर टू यू? चलें अपने लास्ट एक्सपेरिमेंट पर। Now the last experiment is to demonstrate anaerobic respiration, कि कुछ रेस्पिरेशंस जो हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो हमें क्या करना है, हमें एक सेटअप बनाना है जिसमें हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, और इस टेस्ट ट्यूब को हमने फिल कर देना है मरकरी से। ठीक है, तो रिमेंबर मरकरी इज क्वाइट डेंजरस, नॉट आई कैन से डेंजरस बट इट इज़ पॉइजनस, राइट। तो हमें मरकरी वाली टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें मरकरी फिल कर देना है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ सीड्स डाल देंगे। हमने यहाँ पर पी सीड्स लिए हैं, और पी सीड्स को हमने क्या कर दिया है, पील कर दिया है, जो आउटर कवरिंग है ना वो निकाल दी है। तो इससे क्या होता है कि जब सीड्स रेस्पायर करेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन जल्दी होगी बाहर की तरफ, इसलिए हमने पील्ड सीड्स लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट कर देंगे ऑनटू अ बीकर, जिसमें क्या है, जिसमें फिर से मरकरी है। द सिंबल ऑफ मरकरी इज Hg। ठीक है, तो मैंने यहाँ Hg लिखा है, आपको याद रखना है। तो अब क्या होगा, 2-3 दिन आप इस एक्सपेरिमेंट को, इस सेटअप को ऐसे ही रहने दो। 2-3 दिन बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर मरकरी का जो लेवल है ना वो ड्रॉप हो गया है, और जो सीड्स हैं उसके ऊपर एक स्पेस भी बन गया है, और ये जो गैस है इस स्पेस में दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो आप एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH की स्ट्रिप लोगे और उसको डिप कर दोगे इनटू दिस मरकरी, तो यहाँ पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, क्योंकि जो मरकरी का लेवल है वो वापस से ऐसा हो जाएगा जो A में था, और जो B में मरकरी का लेवल ड्रॉप हुआ था अब वो वापस A जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब वो ऊपर का स्पेस है ना वो खाली हो चुका है, और मरकरी फिर से ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि जब ये एक्सपेरिमेंट हो तो प्रिकॉशन ये लेनी है कि अपने आप को सुरक्षित रखना है मरकरी से। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आप कंट्रोल सेटअप में ये कर सकते हो कि सेटअप ऐसा ही रहेगा कि मरकरी लोगे और अब उसमें बॉइल्ड सीड्स डाल दोगे, तो बॉइल्ड सीड्स में ना ये जो ड्रॉप है ना मरकरी के लेवल का ये नहीं होगा। सो दिस शोज कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं हुई है, वहाँ सीड्स ने रिस्पायर ही नहीं किया है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, तो इसलिए मरकरी जो है वो डिप नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल सीरीज इज क्लियर टू यू। कोई डाउट है क्या किसी को? अगर है तो डोंट वरी, प्लीज आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। छोटे से छोटा डाउट भी हो सकता है क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आ जाए, सो डोंट कीप दैट डाउट इन योर माइंड, जस्ट आस्क इट आउट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com। चलो आगे बढ़ते हैं। So let us now take up some questions. So the questions is name the following. First is the energy currency of the cell. तो energy currency हम किसको बुलाते हैं? ATP. Next is oxidative breakdown of carbohydrate to release energy. जब हम oxidatively carbohydrates को break करते हैं और उनसे energy निकालते हैं, so उस process को हम वही बुलाते हैं जो इस chapter का नाम है, that is respiration. Clear?
नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विच रिस्पायर्स थ्रू आउट लाइफ एनारोबिकली। तो एनारोबिकली कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जो थ्रू आउट लाइफ जो एनारोबिकली रिस्पायर करता है? सो दैट इज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज फंगस। क्लियर? नेक्स्ट इज अ कॉमन फेज इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा था? मैंने बताया था कौन सा था, इट वॉज ग्लाइकोलाइसिस। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पर ऑक्सीजन भी यूज नहीं होती है। जल्दी से बताओ कहाँ होता है ये, कहाँ पर सेल के कौन से पार्ट में ग्लाइकोलाइसिस होता है? जल्दी से राइट, इट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ना एक्चुअली एक दूसरे के ना ऑपोजिट ही है। ठीक है, एक में ग्लूकोज बन रहा है और दूसरे में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। सो इनमें और डिफरेंसेस क्या हैं? सो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है। ये सभी लिविंग सेल्स में होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस सिर्फ वहाँ पर होगी जहाँ पर क्लोरोफिल होगा, रेस्पिरेशन सब सेल्स में होगी। राइट, देन इट अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो अब जैसे क्लोरोफिल एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, वैसे ही सनलाइट भी है। और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत तो है नहीं। तो ये चाहे दिन हो चाहे रात हो, जब सेल को एनर्जी चाहिए तब एक सेल रिस्पायर करता है। ठीक है, तो एनर्जी तो चाहिए ही होती है, तो दे रिस्पायर, द प्लांट्स और द सेल्स दे रिस्पायर all the times. The next is photosynthesis में they uses carbon dioxide and water, whereas respiration में ऑक्सीजन और ग्लूकोज का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज द एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इन केस ऑफ रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड क्लोरोफिल, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। और यहाँ क्या होगा, यहाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ करेगा, और यहाँ पर बहुत सारे नॉट एनर्जी बट ENZYMES दैट इज एंजाइम्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई है। देर आर फ्यू मोर डिफरेंसेस। द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस में विच इज स्टोर्ड। ठीक है, वहीं पर केमिकल एनर्जी इज पार्टली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड पार्टली इनटू यूजफुल एनर्जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने देखा था कि जब भी रेस्पिरेशन होगी तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाती है और कुछ एनर्जी जो है उससे ATP बनती है। ठीक है, देन फोटोसिंथेसिस में इट रिजल्ट्स इन गेन इन वेट, वेयर एज रेस्पिरेशन में रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वेट। करेक्ट, फोटोसिंथेसिस में खाना बन रहा है और रेस्पिरेशन में खाना टूट रहा है। तो अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो हमने दो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़े थे, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो कौन सा एनाबॉलिक है और कौन सा कैटाबॉलिक है? एनाबॉलिक क्या होता था, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। तो उस हिसाब से फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, वहीं पर चीज़ों को तोड़ना इस कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो समझ आ गया सबको। तो वो जो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हमें चाहिए थे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के, वो समझ आए? चलो, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क देम ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। दोनों में फ़र्क क्या है? तो अगर हम प्लांट्स की बात करें ना, तो प्लांट्स में ना किसी भी तरह का गैसियस ट्रांसपोर्ट हमने नहीं देखा। हमने बोला है कि यहाँ पर ना सेल टू सेल डिफ्यूजन होता है। ठीक है, वहीं पर एनिमल्स के केस में हमारी बॉडी में काफ़ी सारी ट्यूब्स हैं, ब्रोंकाई हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं और लंग्स हैं। तो यहाँ पर ना गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, और सिर्फ ऐसे इन ट्यूब से ही नहीं आता है बल्कि हमारी बॉडी में ब्लड में जाता है, और ब्लड जो है वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। द नेक्स्ट इज
प्लांट्स, सो प्लांट्स में जो एंड प्रोडक्ट है ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन दैट इज इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल, सो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। क्या होता है वो? C2H5OH। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये होते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब आप बहुत तेज़ भाग रहे हो और अब आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है उस स्पीड को बनाए रखने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी ना आप ऑक्सीजन अंदर ले पा रहे हो ना आपकी बॉडी एनर्जी बना पा रही है, तो उस टाइम पर फटाफट से जो ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड और आपको एनर्जी मिलती है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज प्लांट्स प्रोड्यूस लिटिल हीट। वहीं पर एनिमल्स के केस में रेस्पिरेशन में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। So this was all from today's session. I hope you enjoyed the session. I hope you liked the session. I hope you understood the session. तो अब अगर कोई भी doubts हैं, please ask them on Ask Question section of learnohub.com. Till then you all take care. We'll meet next time. And as you all know, LearnoHub मतलब free है पर best है।